हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम क्वेश्चन नंबर 167 पर आ गए हैं। हमारा घटना चक्र की एसएससी की मैथ्स की बुक चल रही है और चैप्टर हमारा परसेंटेज या प्रतिशत चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें देखिए कुछ नहीं दिया है, ना तो उनके दोनों भागों के बारे में बताया है, ना दोनों भागों का टोटल क्या है ये बताया है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमको मानना पड़ेगा कि माना पहले भाग को हमने x मान लिया और दूसरे भाग को हमने y मान लिया। ठीक है, तो दोनों संख्या अगर पहला भाग को हम x मान लेंगे, दूसरे भाग को y मान लेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले भाग का 80%। ठीक है, उन्होंने देखो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पहली शर्त अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि पहले भाग का 80% यानी कि x का 80% दूसरे भाग के 60% यानी दूसरा भाग क्या है y का 60% से 3 अधिक है यानी +3, यानी x का 80% y के 60% में 3 और जोड़ देंगे तो वो ये है। ठीक है, अब x का 80% निकाल लो, x इंटू 80/100 y इंटू 60/100 +3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब एक काम करो, यहाँ इंटू कर लो, ये तो हो जाएगा 80x, यहाँ पे 100, 60 का y से इंटू तो 60y, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 का 3 से इंटू जाएगा तो 300, यहाँ पे अपॉन में 100, दोनों के अपॉन में 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 80x 60y + 300। एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, किसको, 60y को, तो माइनस का 60y हो जाएगा इक्वल टू में 300। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकल सकता है इसमें से, मान लो 10 कॉमन निकाला हमने, यहाँ क्या बचेगा 8x माइनस के 6y इक्वल टू 300। देखो 10 है, यहाँ पे एक 0 से एक 0 कट जाएगी, या 10 को यहाँ भेजते इसके डिवाइड में आता। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 8x माइनस के 6y इक्वल टू 30। अभी हम और कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, या तो 2 कॉमन ले जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो तो 4x बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा इक्वल टू 30। इस 2 को वहाँ ले जाएंगे तो अपॉन में आएगा 30/2 यानी कि 15। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, एक इक्वेशन हम ये मान लो, ये पहली शर्त से हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो मैं साइड में ही दूसरी शर्त लिख लेता हूँ। ये तो हमारी हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त अगर हम देखें, दूसरी शर्त उन्होंने क्या कहा है, अगर हम देखें तो दूसरी शर्त उन्होंने कहा है दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज़्यादा है। दूसरे भाग का 80% यानी y का 80% बराबर है पहले भाग के 90% यानी कि x का 90% इससे 6 ज़्यादा है, तो +6 y इंटू 80/100 x इंटू 90/100 +6। इसको सॉल्व करेंगे तो 80y/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 90x अपॉन में, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 100 का एलसीएम लेने पे, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, 80y इक्वल टू 90x + 600। ठीक है, अब एक काम करो, किसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ रहने दो, या तो एक काम कर लो 600 को यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ, कुछ भी कर लो। एक काम करो 600 को यहाँ ले आए तो माइनस का 600 हो गया और ये 90x माइनस के 80y हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो 10 कॉमन निकाल दो। 10 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, किससे, इधर से 10 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 9x माइनस के 8y, 10 यहाँ आ जाएगा यानी डिवाइड में जाएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो माइनस का 60 इक्वल टू 9x माइनस के 8y। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको ठीक से लिख लेंगे तो 9x माइनस के 8y इज इक्वल टू माइनस का 60, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इक्वेशन कौन सी हमारी 4x माइनस 3y, हमने ये लिख ली पहली वाली इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको बराबर करने के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा, यानी हमको अगर कैंसिल करना है y को तो इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए एक काम करो, इसमें करो 3 का इंटू और इसमें करो 8 का इंटू। तो 3 का इंटू करेंगे तो 3 9 या 27x, 3 8 या 24y, और यहाँ पर क्या था 15 था ना, हाँ 3 6 या 18 यानी 180, 8 का 8 4 जा 32x, 8 3 या 24y। ठीक है, यह 120 आएगा। अब साइन चेंज करो, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट गए। 32 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा 5, माइनस के 5x, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 300 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 300/5 यानी कि 60। x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। अब जब x की वैल्यू 60 आ गई तो आप पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 1 में इसको रख दो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 थी, इसमें रख रहे हैं तो x की वैल्यू 60 रख दी हमने, माइनस के 3y इक्वल टू 15, ये 240 माइनस के 3y इक्वल टू 15, 240 15 को यहाँ ले आए तो माइनस का 15, 3y उधर हो गए तो प्लस के 3y, यहाँ माइनस कर देंगे इसको 15 में तो कितना आएगा आपका 20, कितना माइनस 25 आएगा, 225, 225 अपॉन में 3 इक्वल टू y, 3 7 या 21, 3 5 या 15, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 75। x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई है। हमें क्या निकालनी थी, संख्या निकालनी थी। देखो पहला भाग दूसरा भाग इन दोनों को मिला के तो संख्या बनती, इन दोनों को ऐड कर देते तो संख्या क्या बनती, इन दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि पहला भाग ये है संख्या का, दूसरा भाग ये है। यहाँ पुट कर दो, संख्या पहली आई है 60, दूसरी आई है 75, तो 135 आया आंसर। संख्या क्या आई 135। समझ में आ गया, संख्या क्या आएगी हमारी 135। थोड़ा लॉन्ग जा रहा है लेकिन क्या करें, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शहर में, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। किसी शहर में कितने 40% लोग जो है निरक्षर हैं। कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं, 40% लोग। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, ठीक है, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, और 60% लोग निर्धन हैं, ठीक है। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि माना कुल आबादी जो है ना, कुल आबादी, कुल जो लोग हैं वो कितने हैं, 100 हैं मान लो, ठीक है। सबसे पहले बात कर ले निरक्षर लोगों की। तो निरक्षर अगर हम निकालेंगे, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कितने हैं, 40% हैं। 40% यानी 100 का 40% 40 होता है। निरक्षर होगा 40। समझ में आ गया, निरक्षर होगा 40। और निर्धन हो गए, निर्धन कितने हो गए, 60% लोग निर्धन हैं, तो निर्धन हो गए 60। अब चूंकि जब निरक्षर 40 हैं तो जो पढ़े लिखे होंगे, यानी कि जिनको ज्ञान होगा, वो कितने होंगे। समझ में आया, मतलब अगर निरक्षर 40 हैं तो जो पढ़े लिखे होंगे वो कितने होंगे, हमको पहले हम ये निकाल लेंगे कि पढ़े लिखे लोग कितने होंगे, ठीक है, साक्षर लोग, है ना। तो साक्षर कितने हो जाएंगे, अगर हम देखें तो साक्षर 60 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर निर्धन है तो धनी लोग जो हैं, ठीक है, जिनके पास धन है, तो धनी लोग कितने हो जाएंगे, 40 लोग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि समृद्ध लोगों में, समृद्ध यानी कि धनी, वही समृद्ध लोगों में, समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध लोग कितने, 40 हैं, इसके 10% क्या है, निरक्षर हैं। समृद्ध लोग हैं ना जो, उसके 10% निरक्षर हैं। तो समृद्ध निरक्षर, समृद्ध हैं और निरक्षर भी हैं, समृद्ध निरक्षर, समृद्ध और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कितने हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं वो कि 10% लोग हैं ऐसे जो समृद्ध के निरक्षर हैं, यानी 40 का 10%।
40 इंटू 10 अपॉन में 100, यानी कि 4 लोग जो हैं समृद्ध हैं, धनी हैं और निरक्षर भी हैं। ठीक है, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत निकालिए। निरक्षर निर्धन, देखो निरक्षर समृद्ध का पता चल गया हमको कि निरक्षर समृद्ध जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो बाकी के बचे हुए निरक्षर निर्धन होंगे ना, बाकी के बचे हुए भाई, निरक्षर निर्धन बाकी के बचे हुए होंगे ना। नहीं आया समझ में भाई? समृद्ध और निरक्षर 4 हैं। देखो निरक्षर अपने पास टोटल कितने हैं, जैसे मान लो निरक्षर अपने पास हैं कितने, 40 लोग पूरे निरक्षर हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे निरक्षर हैं। पढ़े लिखे निरक्षर कितने हैं, 4 हैं। तो माइनस कर देंगे, तो 36 जो हमारा आया ना वो निर्धन निरक्षर आया। निर्धन निरक्षर यानी कि पैसे वाले नहीं हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, निर्धन निरक्षर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। भाई धनी निकाल लिए, मतलब कि समृद्ध लोग निकाल लिए। समृद्ध लोग 40 थे, उसमें से 10% लोग जो है समृद्ध निरक्षर हैं। तो समृद्ध निरक्षरों की संख्या आ गई, यानी निरक्षर जो पढ़े लिखे हैं नहीं हैं और समृद्ध हैं वो 4 हो गए। तो टोटल निरक्षर में से इसको माइनस कर देंगे तो जो निर्धन निरक्षर है वो आ जाएंगे। भाई निरक्षर टोटल क्या होता है, निर्धन निरक्षर समृद्ध निरक्षर दोनों को ऐड होता है, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। 36 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। 1500 छात्र में से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है, ये निकालना है। देखो कुल छात्र अगर हम देख लें तो कुल छात्र कितने हैं, 1500। कोई समस्या यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होगी। कुल छात्र अगर 1500 हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, 44%। तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे, बाकी के बचे हुए प्रतिशत। बाकी का बचा हुआ प्रतिशत कितने होंगे भाई, बाकी का बचा हुआ 56% जो है वो लड़के होंगे, यानी 56% लड़के हैं। अब इनकी संख्या निकाल लो आप। ठीक है, संख्या निकाल लो। तो लड़कियों की संख्या हम निकालें तो 44% 1500 का, 1500 का 44%। ऐसे अगर हम यहाँ पे भी निकालें तो ये क्या आएगा, 1500 का 56%। निकालो भाई, 1500 गुणित 44 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 15 और 44 का आप इंटू कर लेंगे। 15 चौक 60 हासिल आई 6, 15 चौक 60 और 66, यानी 660 जो हैं लड़कियां हैं। लड़के कितने थे, 1500 गुणित 56 बड़े में 100, ये कट गया। 15 छिक्का 90 हासिल आई 9, 15 पंजे 75, 75 और 9 84। ठीक है, तो 840 लड़के हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखो लड़के की मासिक फीस कितनी है। देखो लड़के की अगर फीस देखें, इसकी फीस कितनी है, प्रति छात्र फीस है 540, 540 प्रति छात्र। और यहाँ अगर लड़कियों की फ़ीस की बात करें हम यहाँ पे तो कितनी, 25% कम है ना। लड़कों की फ़ीस का 25% कम है, यानी कि 540 का 75% फ़ीस है। 540 का 75% फीस प्रति छात्र। समझ में आ गया। अब 540 का 75% निकाल लो। 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 17 गुणा 15। इनका गुणा कर लो, 17 गुणा 15, 17 गुणा 15, इनका गुणा कर लो। समझ में आ गया ना भाई। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि प्रति जो उनका जो है ना वो हमको निकालना है कि प्रति कितना है। ठीक है, हमने ये निकाल लिया है कि 540 है एक का, तो प्रत्येक लड़की की फ़ीस कितनी हो जाएगी, 405 रुपये। 405 प्रति छात्र। अब वो क्या कह रहे हैं, लड़कों और लड़कियों की फ़ीस का योग टोटल निकालना है। तो भाई ये फ़ीस निकाल लेंगे। ये फ़ीस प्रति छात्र की थी, तो कुल
कुल फीस जो है वो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, कुल फीस भाई एक छात्र की 405 है, हमें निकालनी है 660 की। और यहाँ पे भी कुल फीस कैसे निकलेगी, एक की है 540 तो 840 की कितनी हो जाएगी, ये हम निकाल लेंगे इंटू करके। ठीक है, इंटू करने पे क्या आएगा, फीस हम निकाल लेंगे इंटू करने पे। इंटू करने पे आएगा इनका 4,53,600, 4,53,600 किनका, लड़कों की फ़ीस आ गई। और लड़कियों की फ़ीस कितनी आ गई, 2,67,300, 2,67,300 लड़कियों की फ़ीस आ गई। तो टोटल फ़ीस कितनी आ गई दोनों की ऐड करके, वो हमें निकालना है। दोनों की ऐड करी अगर हमने, तो ऐड करने पे हमारी फ़ीस आ गई 7,20,900 रुपये। आंसर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक बार बता देता हूँ कि देखो कुल छात्र 1500 थे, लड़कियाँ 44% थी, तो बचा हुआ प्रतिशत लड़के होंगे। लड़कियों की हमने संख्या निकाल दी, लड़कों की हमने संख्या निकाल दी। ठीक है, इसके बाद फीस दी हुई थी लड़कों की कितनी, 540 रुपये प्रति छात्र, और लड़कियों की फ़ीस कितनी दी हुई थी, 25% कम, यानी कि जो लड़कों की फ़ीस है उसका 75% फीस है, तो उसका 75% हमने निकाल दिया और संख्या में इंटू कर दिया, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। वयस्क आबादी यानी कि जो शादी लायक हैं। ठीक है, 45% पुरुष जो है शादीशुदा हैं और 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टोटल पुरुष हैं कितने और टोटल महिलाएं हैं कितनी, लेकिन ये पता है कि जितने भी टोटल पुरुष हैं उनमें से 45% शादीशुदा हैं और जितनी भी टोटल महिलाएं हैं उनकी 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। ठीक है, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं करता है, मतलब एक शादी करेंगे केवल, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी निकालनी है, का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें प्रतिशत निकालना है विवाहित वयस्कों का, तो पहले तो विवाहित वयस्क निकालने पड़ेंगे, कितने लोग विवाहित हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो देखो पुरुषों की संख्या में पता नहीं है कि वयस्क पुरुष हैं कितने। जब हमको यही नहीं पता कि वयस्क पुरुष हैं कितने, तो हम एक काम करेंगे, मान लेंगे भाई। ठीक है, तो मान लो, माना वयस्क पुरुष को आपने मान लिया x। ठीक है, यहाँ चलो वयस्क महिलाएं, वयस्क महिलाएं को हमने मान लिया y। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पुरुष मान लिए x, महिलाएं मान ली x। अब इनकी जो है भाई, इनकी कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं शादीशुदा हैं, भाई वयस्क पुरुष की 45% शादीशुदा हैं, वो पुरुष शादीशुदा हैं। ठीक है, तो विवाहित पुरुष कितने हो जाएंगे, x का 45%, x का 45%, और यहाँ पे विवाहित महिलाएं कितनी हो जाएंगी, y का 25%। कोई समस्या यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का 45% तो x इंटू 45/100, इसको सॉल्व कर लेंगे y इंटू 25/100, 25 चौक 100, 5 9 45, 5 10, ये आ गया 9x/20, ये आ गया y/4। मतलब विवाहित पुरुष इतने हैं और अब विवाहित महिलाएं इतनी हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन है, इतना हो गया हमारा। वो कह रहे हैं कि एक पुरुष केवल एक महिला से विवाह करता है, यानी कि जितने भी पुरुष जो शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होंगी। समझ में आ गया ना, जितनी पुरुष शादीशुदा हैं, इनने शादी हुई है तो जितनी पुरुष शादीशुदा है उतनी महिलाएं शादीशुदा होंगी, क्योंकि एक ही बार शादी की है सबने, एक बार ही की है। तो यानी कि प्रश्नानुसार जो विवाहित पुरुष है यानी 9x/20 ये बराबर है y/4 के सॉरी, यानी विवाहित महिलाओं के। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए x/y, y को यहाँ ले आए, बाकी को वहाँ पहुँचा दिया, 20 ऊपर गया, 4 और 9 नीचे आ गया, 4 5 या 20, यानी x/y क्या आ गया 5/9, यानी x और y का रेशियो क्या आ गया 5:9 आ गया। यानी पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का, विवाहित जो वयस्क पुरुष हैं और वयस्क महिलाएं हैं, ये x वयस्क पुरुष थे ना, वयस्क महिलाएं, इनका रेशियो आ गया 5:9 आ गया। ये इस अनुपात में है।
वयस्क पुरुष और वयस्क महिलाएं। हमें निकालना है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है, कुल आबादी। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी। हमें विवाहित वयस्कों की संख्या निकालनी है सबसे पहले, तो विवाहित वयस्कों की संख्या निकालनी है हमें सबसे पहले तो। ठीक है, तो एक काम कर लो, अनुपात दिया है ना, इसमें दोनों में 100 को गुणा कर दो। ठीक है, 100 को गुणा कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कर रहे हैं, दोनों में 100 को गुणा कर दिया तो हमारा x अनुपात y बराबर आ गया 500 अनुपात 900। अब हम इसको मान लो कि जो x की वैल्यू है 500 और y की वैल्यू है 900। x यानी वयस्क पुरुष कितने हो गए, 500 हो गए, और वयस्क महिलाएं कितनी हो गई, 900 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 500 मान ली, y की वैल्यू 900 मान ली। तो विवाहित पुरुष निकाल लेते हैं। विवाहित पुरुष कितने थे, विवाहित पुरुष थे 9x/20, तो 9x/20 यानी 9 इंटू एक्स की वैल्यू 500 अपॉन में 20, 9 गुणा 25। ठीक है, इसका इंटू कर देंगे हम। और विवाहित महिलाएं हम निकाल लेंगे। विवाहित महिलाएं क्या थी, y/4 थी, y की वैल्यू 900 अपॉन में 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी जो विवाहित महिलाएं थी वो 225 थी। समझ में आ गया, विवाहित महिलाएं कितनी हो गई, 225 हो गई। ठीक है, इसका इंटू कर दो, 9 पंजे 45 की 5, हासिल लाई 4, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 225। दोनों ही सेम आएंगे क्योंकि दोनों सेम थे, 225 225। अब ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है हमें ये निकालना है। समझ में आ गया, टोटल का ये कितना परसेंट है हमें ये निकालना है। ठीक है, ये कितने प्रतिशत, तो देखो दोनों टोटल अगर हम करें कि विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं का दोनों टोटल अगर हम निकालें तो दोनों कितने हो रहे हैं, 450 हो रहे हैं। और 450 टोटल, और टोटल जनसंख्या कितनी है, 500 + 900 यानी 1400। यह साइड में कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रतिशत अगर हम निकालें तो 450 लोग कुल शादीशुदा हैं और टोटल है हमारे पास 1400 और इंटू में 100। ठीक है, इसका डिवाइड दे देंगे, 4 का डिवाइड देंगे तो आएगा 32.14% आंसर। समझ में आ गया, यहाँ x और y का रेशियो हमारे पास आ गया था, तो हमने 100 को गुणा कर दिया दोनों में, 500, 5 में भी और 9 में भी, तो 500 900 आ गया। तो अब हमारे हिसाब से कि x की वैल्यू 500 हो गई, y की वैल्यू 900 हो गई। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, x और y दोनों को जोड़ें, वयस्क पुरुष और वयस्क महिलाओं को, तो 1400 हो जाएगी। ठीक है, विवाहित के लिए था हमारे पास 9x/20, महिलाओं के लिए ये था, तो उनकी वैल्यू निकाल दी, दोनों को ऐड किया और टोटल के परसेंटेज में हमने उसको निकाल दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा प्रश्न पत्र में 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी के उत्तर दिए और 5% ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। और शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लो कुल परीक्षार्थी हमने मान लिए 100 थे। ठीक है, अब जिनने उत्तर नहीं दिए, उत्तर दिए, सभी उत्तर दिए, ठीक है, वो कितने थे, 5%। और कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, वो भी कितने थे, 5%। तो अब कितने बचते हैं, देखो ये घटा दो 100 में से, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचे, कितने 90, शेष कितने बचे 90। अब शेष में से 25% वो हैं जो एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है और 20% वो 4 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। तो बचे हुए देखो, तो 1 और 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले, एक और 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले 90 के कितने परसेंट हैं, देखो 1 का उत्तर देने वाले हैं 25% और 90 को 4 का उत्तर देने वाले 20%, तो 90 का 45%। ठीक है,
90 का 45% हो गया ना ये। 5 9 जा 45, 5 2 10, 9 9 जा 81/2, 2 4 जा 8। 90 का 45% निकाल रहे हैं ना, 2 4 जा 8, 40.5 आ गया ये, ठीक है। 1 और 4 का। अब देखो 2 और 3 का उत्तर देने वाले कौन बचेंगे? 2 और 3 का प्रश्न का उत्तर देने वाले, देखो 90 बचे थे ना, 90 में से फिर ये और घटा देंगे भाई। पहले 5 5 वाले घटा दिए, जिनने 5 सभी उत्तर दिए, 5 कोई उत्तर नहीं दिया उनको घटा दिए, तो 90 बचे। 90 में से फिर इसको घटा देंगे, क्योंकि ये 1 और 4 का उत्तर देने वाले हैं, तो इनको घटा देंगे, तो फिर बचेंगे। 90 में से घटा दो 40.5 को, तो ये आएगा हमारा 49.5। यानी 49.5 वो हैं जो 2 और 3 के उत्तर दे रहे हैं। और 2 और 3 के उत्तर देने वालों की संख्या हमको दी हुई है कितनी? 396। कितनी थी? 396। यानी कि 49.5 बराबर है 396 के। समझ में आया? देखो कुल 100 बच्चे मान लिए, सभी उत्तर देने वाले जो सभी के सही उत्तर दे रहे हैं वो ऐसे 5 हैं, और जो कोई उत्तर नहीं दे रहा ऐसे 5 हैं। इन दोनों घटा दिए तो 9 बचते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शेष में से 25%, शेष में से, शेष बच रहा है 90 के 25% जो है वो एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और 20% जो है वो 4 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो दोनों का हमने ऐड करके निकाल दिया, दोनों का, 1 और 4 का उत्तर देने वाले, और इसका ये 40.5 दे रहे हैं। इसमें से घटा देंगे तो 2 और 3 का उत्तर देने वाले निकल आएंगे। 2 और 3 का उत्तर देने वाले, 2 और 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले निकल आएंगे। वो निकल आए जो कि 396 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? 396 अपॉन में 49.5। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 100 की, क्योंकि कुल थे 100। 396 अपॉन 49.5 इंटू में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 800 आंसर आएगा। आप काट लेना, ठीक है, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, शेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, मान लो कि शेल्फ बी में जो है वो 100 पुस्तकें हैं, तो शेल्फ ए में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? उसकी 4/5, यानी 100 की 4/5, यानी कि 80। शेल्फ ए में कितनी पुस्तकें हैं? 80 हो गई हैं। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं, तो ए की 25% पुस्तकें निकाल के बी में डाल दी, तो ए की 25% पुस्तकें बी में डालने के बाद बी में कितनी हो जाएंगी? देखो 100 तो ऑलरेडी थी, 25% और आ गई। किसकी? 25% ऑफ बी की, यानी 80। तो 100 प्लस 25 इंटू 80 अपॉन में 100, 25 चौक 100, यानी कि 100 प्लस 20, यानी कि ये बी में अब 120 हो गई। और ए में कितनी रह गई? क्योंकि ए की तो निकाल दी ना, ए की 25% निकाल दी, ए की 25% निकाल दी, तो कितनी बची? इस 80 में से 80 का 25% घटा दो, 80 इंटू 25 अपॉन में 100। 80 में से 20 घटा दो, मतलब तो कितनी? 60। ए में अब 60 बची, बी में 120 बची, ए में 60 बची। अब क्या कह रहे हैं? और फिर 20 से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं। क्या कह रहे हैं? 20 से 25% पुस्तकें ए में डाल दी जाएं, ए में डाल दी गई, यानी बी में से 25% कम कर दी, तो बी, अब बी कितना बचेगा? बी 120 था, बी से 25% पुस्तकें 25% हटा दी, तो बी में कितनी बचेंगी? 120 का 75% बचेंगे, क्योंकि 25% तो हटा दी। और ए में कितनी हो जाएंगी? 60 तो थी पहले, अब कितनी और आ गई? 25% और आ गई। किसकी? 120 की। 120 का 25% और आ गई। यहाँ कितनी बची? 120 की 75% हम निकाल देंगे, 15 छिक्के 90। यहाँ बी में 90 पुस्तकें बची हैं बी में, और ए में 60। 120 का 25% निकाल दो, 60 प्लस 30 यानी कि 90। बी में भी 90 और ए में भी 90। तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना होगा? तो ए में परसेंटेज कितना? देखो ए में है 90 पुस्तकें, परसेंटेज निकालना है हमें। ए में 90 पुस्तकें हैं, और टोटल पुस्तकें कितनी हैं?
भाई ए में 90 पुस्तकें, टोटल पुस्तकें कितनी है भाई? 90 180 है टोटल, ठीक है, या फिर 100 और 80 180, टोटल 180 है। ये परसेंटेज हमें इसको निकालना है। तो 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, 2 से कटी 50%, ठीक है। आंसर 50% पुस्तकें हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी और डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को सी को डी की अपेक्षा, यहाँ पे को है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो डी को पूर्णांक कितने मिले? देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डी को माना कि डी को जो है वो x अंक मिले, तो सी को कितने अंक हो जाएंगे? देखो क्या कह रहे हैं वो, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। 20% मतलब यानी सी को मिले होंगे डी का 80%, 20% कम है ना, तो सी को मिले हैं x का, डी को तो हमने x माना है, x का 80%, x इंटू 80/100। कोई समस्या? अब वो कह रहे हैं कि b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। b को जो है वो c की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले, यानी कि 125% मिले होंगे c के, तो c का 125% मिला है, b को क्या मिला है? c का 125%, क्योंकि 25% ज़्यादा मिला है ना, तो c की वैल्यू क्या है? x इंटू 80/100, और इसका 125% निकालेंगे तो 125/100 ये आ गया, ठीक है। ये b की वैल्यू हो गई। अब देखो a की, अब a की क्या कह रहे हैं वो, a का कह रहे हैं कि a को b की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी a को b का 90% मिला है, 10% कम, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इंटू 80/100 इंटू में 125/100, इसका 90% निकालेंगे तो 90/100, ठीक है। कैंसिलेशन करना है अब हमको। अब वो कह रहे हैं कि a को 360 अंक मिले। देखो इसके बराबर में लिख लेना कि 360, ये बराबर है 360 के, क्योंकि a का जो हमने निकाला है ना वो 360 के बराबर है। तो x इंटू 80 इंटू 125 इंटू 90/100 इंटू में 100 इंटू में 100 इक्वल टू 360। सबको उस तरफ ले जाओ, x इक्वल टू 360 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 80 इंटू 125 इंटू 90। अब कैंसिलेशन कर दो, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 की 0, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100। सब कट गया, सब कट गया, बचा क्या? सब कट गया, बचा क्या? हमें ये बताना है, ठीक है। 100 गुणा 4 बचा, यानी कि 400, यानी कि जो x की वैल्यू 400 आई है, मतलब d को कितने मिले? 400 अंक मिले, लेकिन ये कितना परसेंट है ये निकालना है। पूर्णांक 500 का था ना, तो परसेंटेज निकाल देंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 400 बटे में 500 इंटू में 100, 2 कैंसिल, 5 8 या 40, यानी 80% मिले। 80% मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को, देखो एक लकड़ी का गोला है, एक लकड़ी का गोला है, इसको काट के एक शंकु बनाया है। मान लो शंकु ये है, शंकु ऐसा होता है, ऊपर से कोन टाइप का, टोपी टाइप का, बर्थडे टोपी रहती है जो, वैसा रहता है।
अब उसमें क्या कह रहे हैं कि इसकी जो व्यास है, व्यास यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो 18 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आधा वो 9 त्रिज्या होगी 9, और इसकी जो शंकु की लंबाई है 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब हमें बताना है तदनुसार नष्ट की गई, नष्ट यानी जो वेस्टेज लकड़ी हुई है, मतलब इस कोन को निकालने के बाद जो वेस्ट लकड़ी बची हुई है वो कितनी है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? नष्ट की गई लकड़ी को अगर हमें निकालना है तो पूरे गोले के आयतन में से, गोले का आयतन, पूरा गोला जो गेंद है इसमें से घटा देंगे शंकु को, शंकु को बना के निकाल रहे हैं ना, शंकु का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है, ये याद होना चाहिए आपको। आर यहाँ पर त्रिज्या है, दोनों के देखो बटे में 1/3 है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लो, ठीक है। दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, उसको छोड़ो, चलो ठीक है। यहाँ पे लिख लो 4r क्यूब माइनस के, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ पे h बचा, ठीक है, h बचा, तो r स्क्वायर h, फोर की जगह 4 की जगह 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 9, तो 9 का क्यूब माइनस के, त्रिज्या यहाँ पे भी 9, 9 का स्क्वायर, h हाइट भी 9 है, 1/3 पाई 4, ये 9 का क्यूब है, ये देखो 9 की घात 2 और 9, इन तो टोटल 9 की घात 3 हो जाएगी, 9 की घात दोनों में है तो बाहर ले आओ, तो 9 की घात 3 पाई बटे में 3, यहाँ अंदर क्या बचा 4 और यहाँ पे 1, 9 की घात 3 पाई बटे में 3, यहाँ घटाएंगे तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा 9 की घात 3, क्या बचा 9 की घात 3 पाई, इसको यहीं छोड़ दो, 9 की घात मत निकालो। अब वो बोल रहे हैं परसेंटेज में निकालना है इसको, देखो लकड़ी इतनी बची और टोटल कितना था, इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। तो बचा हुआ जी है 9 की घात 3 पाई, और टोटल कितना था, टोटल हमने ये निकाला था ना 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल ये पूरी गेंद का आयतन, पूरी गेंद का आयतन, तो क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि 9 रेडियस थी, 9 का क्यूब इंटू में 100, ये था ना 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आर जो रेडियस थी वो त्रिज्या थी वो 9 थी, तो 9 रख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। और परसेंटेज में प्रतिशत निकालना है उसमें, 9 क्यूब से 9 क्यूब कट जाएगा क्योंकि दोनों में 9 क्यूब है, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, ये देखो बटे के अपॉइंट में बटे है तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो 3/4 इंटू में 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 3 गुणा 25, यानी कि 75%, यानी नष्ट की गई जो बेकार वेस्ट लकड़ी हो गई वो 75% हो गई, ठीक है। अब आते हैं 175वें क्वेश्चन पे। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। देखो 10,000 सीटें थीं, उसमें से 100 सीटें छोड़कर, तो 100 सीटें छोड़कर बेचा ना, बेचे टिकट, माइनस कर देंगे 10,000 में से, 10,000 माइनस 100, 10,000 में से हमने माइनस कर दिया किसको, 100 को, ठीक है। तो कितने बचेंगे 9,900, ये बच गए हमारे पास, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उनमें से 20% आधी कीमत पर, उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके, ठीक है, और शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तो आधी कीमत पर बिकने वाले टिकट कितने हो गए, आधी कीमत पर बिके टिकट कितने हुए, 20% है ना, तो 9,900 का 20%, ये आधी कीमत पर बिकने वाले टिकट हैं। तो 9,900 इंटू में 20 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 0, 2 9 18, 2 9 18 और 19, 1980 टिकट जो है वो आधी कीमत पर
बिक गए, और शेष 20 रुपए की पूरी कीमत पर, तो पूरी कीमत पर टिकट बिके। नौ हजार 900 में से अगर हम 1980 को घटा दें तो निकल आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 7920 आ गया। आधी कीमत यानी कि देखो पूरी कीमत 20 रुपए की थी, यानी 20 रुपए पर टिकट, 20 रुपए पर टिकट, एक टिकट का मूल्य 20 रुपए, और आधी कीमत यानी कि 10 रुपए पर टिकट। तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो कुल बिक्री से प्राप्त धन, देखो आधी कीमत पर 1980 टिकट बिके और एक टिकट का मूल्य 10 रुपए था, तो 10 का इंटू कर देंगे प्लस, और ये 7920 रुपये टिकट थे और एक टिकट का मूल्य 20 रुपये था, इनका इनसे इंटू कर देंगे। समझ में आ गया। ये आ जाएगा आपका 1,58,400 और ये आ जाएगा आपका 19,800। दोनों को जोड़ देंगे तो 1,78,200 रुपये की बिक्री हुई है, इतना पैसा कमाया है उनने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। तो अमरूद की मान लो, सबसे पहले हमने अमरूद की मान ली कि वो x रुपये कीमत है, तो केले की कीमत कितनी हो जाएगी, 25% कम है अमरूद से, यानी x का 75% हो जाएगी। यानी कि 3/4x केले की कीमत हो गई। सेब की कीमत, एक केला एक अमरूद एक सेब, सेब की क्या है, दुगनी है, किससे, केले से, 3/4x में इंटू कर देंगे 2 का, यानी कि 3/2x जो है एक सेब की कीमत है। अब इन तीनों का अनुपात निकाल दो, किसका, तीनों का, अमरूद अनुपात केला अनुपात सेब, यानी इन तीनों की कीमत का अनुपात निकाल लो। तो अमरूद क्या था, x था, केला क्या था, 3/4x था, और सेब क्या था, 3/2x था, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 4। एक काम करो, इन सभी में 4 का इंटू कर दो, 4 में इसका, 4 में इसका, 4 में इसका, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 3 दूनी 6x, ठीक है। x से x कट गए, ये सब क्या बचे, 4:3:6, यानी इनका अनुपात क्या आ गया, 4:3:6, ठीक है। यानी कि इनकी कीमत का अनुपात ही है। मान लो कि एक अमरूद का कीमत 4 रुपये का है, ठीक है, तो एक अमरूद की कीमत कितनी है, 4 रुपये, एक केला की 3 रुपये और एक सेब की 6 रुपये मान ली हमने। तो 4 किलो 2 सेब तथा 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि करें। अब देखो वृद्धि के बाद कीमत क्या हो जाएगी इनकी, वृद्धि के बाद कीमत, अब देखो चाहे 4 किलो हो, चाहे 2 सेब हो, चाहे 3 अमरूद, कितने भी हो, सब में बराबर मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, सब में बराबर मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो टोटल की जो टोटल अमाउंट है उसमें वृद्धि भी बराबर मात्रा में होगी। भाई सब में बराबर मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं वो। इन तीनों की टोटल कीमत कितनी हो रही थी, 6 और 3 9 4 13 रुपये हो रही थी। भाई एक अमरूद की कीमत 4 रुपये, एक केला की कीमत 3 रुपये, एक सेब की कीमत 6 रुपये, तो टोटल तीनों की कीमत कितनी हुई, 13 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि वृद्धि के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, देखो 10% वृद्धि कर रहे हैं, तो 4 में भी 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की, इसमें भी 10% की, तो टोटल में भी 10% की ही होगी, क्योंकि सब में एक समान वृद्धि कर रहे हैं ना। देखो 10% इसमें, 10% इसमें, 10% इसमें, तो टोटल में भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि समान रूप से वृद्धि कर रहे हैं। तो 13 का 110% निकाल देंगे, 13 का 110% निकाल दो, 13 × 110/100, ठीक है। इसका हम निकाल देंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 14.30 रुपये वृद्धि के बाद ये हो गई कीमत। अब देखो कितना वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, 14.30 में से माइनस कर देंगे 13 को, तो वृद्धि कितनी हुई है ऑलरेडी, अगर हम देखें तो माइनस करने पे निकल आएगी वृद्धि
13 माइनस कर दो आप तो 1.30 की वृद्धि हुई है। कितनी 1.30 की वृद्धि हुई है, 1.30 की वृद्धि हुई है। देख लो, समझ लो, 10% की वृद्धि, ओवरऑल कीमत में भी 10% की वृद्धि होगी, क्यों सब में 10% की वृद्धि हो रही है। तो ये इतना बन गया, हो गया। कितनी वृद्धि हुई है, इसको रुपए में निकाल लिया तो कितनी निकली 1.30 रुपये। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो 1.3 रुपीज़ की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 13 रुपये पे, क्योंकि 13 रुपये थी स्टार्टिंग में, इंटू में 100। ठीक है, डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 13 एकम 13, 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 10% वृद्धि हुई है 10% की। ठीक है, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आएंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा के आपको समझाना चाहूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।